हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इस तरीके से यूज़ करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो यूज़ हो सके, मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म ना करना, एकदम सस्टेन तरीके से, सही तरीके से उसको यूज़ करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के भी काम आ सके। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब डिफ़िकल्ट। द डिफ़िकल्ट पाथ मतलब रास्ता टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। बायोफ्यूल क्या होते हैं? जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, उनके जो उनका जो डिकेइंग मटेरियल होता है, जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है। तो ये लिविंग बींग्स जो होते हैं उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं। लिविंग बींग्स इन द सेंस जो भी प्लांट्स हो गए, प्लांट का वेस्ट हो गया या फिर जो अलगी हो गया, उनके वेस्ट से ये बनते हैं बायोफ्यूल। और ये जो है, इसको इसमें एग्जांपल जो है इसका एथेनॉल है, जिसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं पेट्रोल या डीज़ल के साथ ताकि पोल्यूशन कम क्रिएट हो। और दूसरा जो है वो बायोडीज़ल है, ये भी जो है बायोफ्यूल से बनते हैं, ठीक है। तो ये कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और ये रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। तो ये इस हेडिंग का मतलब है कि जो पाथ है बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी की ओर, कि मतलब उसको इस तरीके से यूज़ करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सके और इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। तो ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, जो फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? Until a few years ago, working on biofuels called for constant justification in the face of electrical vehicles taking over the world। तो पिछले, मतलब अगर हम लोग थोड़े से साल को छोड़ दें, पिछले कुछ सालों को छोड़ दें, तो वर्किंग ऑन बायोफ्यूल्स मतलब जब हम लोग बायोफ्यूल्स के ऊपर काम करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, उसके लिए वो कांस्टेंट जस्टिफिकेशन मांगता था। मतलब क्यों हम लोग जो है वो बायोफ्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जस्टिफिकेशन मांगता था, रीज़न मांगता था इन द फेस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टेकिंग ओवर दी वर्ल्ड। और किस रूप में हम उसकी जस्टिफिकेशन देते थे कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड को जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टुडे वाइल देयर इज़ नो डाउट दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडोप्शन हैज़ एम्पलीफाइड ओवर द ईयर्स। अभी इस टाइम पे कोई डाउट नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो अडोप्शन हैज़ एम्पलीफाइड ओवर द ईयर्स। एम्पलीफाइड का मतलब होता है बढ़ना, कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो अडोप्शन है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। देयर इज़ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट नो डिकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी इज़ ट्रेड ऑफ फ्री। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ यूज़ करोगे तो हमें कोई चीज़ देनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये भी इम्पॉर्टेंट होगा नोट करना कि कोई भी जो डिकार्बनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, कि कार्बन को कम करना, वो ट्रेड ऑफ फ्री नहीं है, मतलब उसके लिए हमें कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंट अगर हम लोग अभी की बात करें, फॉर ए ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स एंड द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी रिप्लेस्ड इंटायरली विच इज़ कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर हम लोग अभी की बात करें, तो अगर हमें ट्रांजिशन करना है, मतलब चेंज करना है, हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जाना है, तो जो हम अभी हमारा इंटरनल कंबशन इंजन सिस्टम है ना व्हीकल्स के अंदर, एंड दी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामान है, उसे हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। विच इज़ कैपिटल इंटेंसिव, मतलब उसके लिए हमें नई नई मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है नए नए साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्दर दी रिक्वायर्ड बैटरीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड इन दैम नीड टू बी इम्पोर्टेड। और जो उसमें बैटरीज यूज़ होंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और जो मिनरल्स यूज़ होंगे वो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। अडॉप्टिंग टू एडिंग टू इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑन हाउ दिस मिनरल्स आर माइंड। और इससे हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न भी होगा, मतलब चिंता भी होगी कि ये जो हम लोग मिनरल्स मंगवा रहे हैं इनको किस तरह से माइंड किया जाता है, निकाला जाता है, अमंग अदर इश्यूज़। Biofuels, on the other hand, can be used as in existing ICE engines and infrastructure with little to no modifications। लेकिन अगर हम लोग बायोफ्यूल्स की बात करें तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं जो हमारे अभी के इंजन हैं उनमें,
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन मतलब ज़्यादा चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन ब्लेंडिंग रेट, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, कि कैसे हम लोग उन्हें मिक्स कर सकते हैं अभी के इंजनों के साथ, एंड ऑफर इंपोर्ट इंडिपेंडेंस, और उसके लिए हमें बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद क्या है, हाउ एवर बायोफ्यूल इज़ ए ब्लैंकेट टर्म दैट इंक्लूड्स बोथ सस्टेनेबल एंड नॉन सस्टेनेबल फ्यूल्स। जो ब्लैंकेट का मतलब होता है जो दो तरफा हो, तो जो बायोफ्यूल्स हैं वो एक ब्लैंकेट टर्म है। ये सस्टेनेबल भी हैं और अनसस्टेनेबल भी है, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन के लिए मतलब काम नहीं आएंगे या फिर उनके उनके लिए अनसस्टेनेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दियर डिफरेंस विल बी असेंशियल टू ड्राइव इफेक्टिव डिकार्बनाइजेशन एक्शन, और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बुरी ज़रूरी है अगर हमें एक अच्छा इफेक्टिव डिकार्बनाइजेशन एक्शन लेना है, ठीक है। मतलब ये सस्टेनेबल भी हैं, जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग बचा के रख सकते हैं, और अनसस्टेनेबल भी हैं। उसके बाद अब चैलेंजेस क्या हैं बायोफ्यूल्स को लेके इंडिया में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इन इंडिया बायोफ्यूल इज़ सिनोनिम्स विद फर्स्ट जनरेशन एथनॉल। बायोफ्यूल जो है वो एथनॉल, एक की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, तो वो मतलब एथनॉल के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ प्राइमरली सोर्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स। और ये कहाँ से बनता है, मैंने बोला था ये लिविंग जो विंग्स थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट जहाँ का प्लांट का कचरा या फिर और एल्गी वगैरह का, वहाँ से ये बनते हैं, तो ये फूड क्रॉप से आता है। The policy target in India of achieving 20% ethanol blending with petrol by 2025-26 is expected to be met almost entirely by the IG ethanol made from sugarcane and food grains। तो इंडिया का जो पॉलिसी टारगेट्स है कि वो 20% जो एथनॉल है उसको मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ, ये हमारा मिट हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग पूरा कर देंगे बाय दी IG एथनॉल, IG एथनॉल के साथ उसको पूरा कर देंगे। मतलब IG मतलब जो फर्स्ट जनरेशन एथनॉल है, जो कि शुगर केन से बनता है और फूड ग्रेन से बनता है। अब उसके बाद जो सेकंड जनरेशन एथनॉल है विच इज़ मेड फ्रॉम क्रॉप बेस्ड, जो क्रॉप का बेस्ड होता है, जो मतलब जो फसलें होती हैं उनके वेस्ट से बनता है, और अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट मच टू अचीविंग दिस टारगेट, मतलब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस टारगेट को अचीव करने में। क्यों? ड्यू टू सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू फीड स्टॉक सप्लाई चेन एंड स्केलिंग अप। उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, इसकी जो सप्लाई चेन है, फीड स्टॉक मतलब जो एथनॉल बनाने में जो सप्लाई चाहिए वो थोड़ी स्लो है, और इसकी स्केलिंग अप का मतलब होता है बढ़ना, इसकी जो मात्रा है वो भी कम है। द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोइंग शुगर केन और वेल नोन। तो आपको पता है अगर आप ज़्यादा शुगर केन ग्रो करोगे तो उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, ख़त्म होता है, और ये सब जानते हैं। बट द फूड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड ऑफ यूजिंग फूड ग्रेन्स फॉर एथनॉल प्रोडक्शन आर हार्डर टू इमेजिन। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है, मतलब इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट होना, कि इसका फूड की सिक्योरिटी पे, फूड के खाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग ज़्यादा शुगर केन ग्रो करेंगे तो उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जो हम लोग फूड ग्रेन यूज़ करेंगे एथनॉल प्रोडक्शन के लिए, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। क्योंकि इंडिया जो है करंटली एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है, मतलब इंडिया में हम लोग ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं, जितना हमें चाहिए उससे हम लोग ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो अभी हमें इसका ज़्यादा इफेक्ट मतलब हम लोग इमेजिन नहीं करेंगे। उसके बाद बट देयर आर सेवरल रीजंस बाय डाइवर्टिंग दिस सरप्लस फूड प्रोड्यूस टुवर्ड्स एनर्जी आर स्पेसिफिकली ग्रोइंग ए क्रॉप फॉर एनर्जी मे नॉट बी ए सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं कि हमें डाइवर्ट हो जाना, मतलब दूसरी तरफ हो जाना, जो हमारा सरप्लस फूड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे एनर्जी के लिए यूज़ करना, ठीक है, बायोफ्यूल्स के लिए यूज़ करना, या फिर क्रॉप्स को ग्रो करना एनर्जी के यूज़ के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, ये एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब हम लोग ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे बायोफ्यूल बनाना शुरू कर दें, ठीक है, उसके वेस्ट से बायोफ्यूल बनाना शुरू कर दें, जहाँ हम लोग ज़्यादा क्रॉप ग्रो करें ताकि हम लोग ज़्यादा बायोफ्यूल बना सकें। ये एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके रीज़न भी दिए हुए हैं, पहले रीज़न से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है। अच्छा, फर्स्ट रीज़न की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट, इंडिया क्रॉप जील्ड का मतलब होता है उपज होना, हैव ऑलरेडी स्टैग्नेटेड, मतलब इंडिया जो प्रोड्यूस करता था चीज़ें, जो उपजाऊ भूमि थी इंडिया की, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे स्टैग्नेटेड हो रही है, मतलब कम हो रही है। एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस जील्ड, और धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो उपज है वो और कम हो जाएगी, विच मीन्स दैट द सेम एरिया अंडर कल्टिवेशन विल प्रोड्यूस लेस विथ टाइम
बट विल नीड टू सफाइस फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन। सफाइस का मतलब होता है ज़रूरत पूरी करना। तो इसका मतलब ये है कि जो सेम एरिया तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो, लेकिन उसे जो है सर्व उतने ही एरिया को जो है पूरी पॉपुलेशन को जो है वो संभालना पड़ेगा, ठीक है, सफाइस करना पड़ेगा। सो अवर स्ट्रेटजी टू मीट ब्लेंडिंग टारगेट्स कैन नॉट डिपेंड ऑन सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारे जो ब्लेंडिंग टारगेट्स हैं कि हमें मिक्स करना है बायोफ्यूल्स को, एथनॉल वगैरह को जो प्रोड्यूस होता है क्रॉप से, क्रॉप का जो वेस्ट होता है तो उनसे हमें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हम लोग जो है वो सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करके हम उसको यूज़ करेंगे बायोफ्यूल बनाने में। तो उसको ब्लेंड करेंगे, फिर हम लोग मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आगे जो आने वाला टाइम है, हमारा जो धीरे धीरे जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और हम अपनी फूड नीड को जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा टारगेट है ना, कैन नॉट बी डिपेंड ऑन सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन। हमें उसे सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं रख सकते, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। सेकंड, ए रिसेंट स्टडी लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिकाइगन प्रोजेक्टेड दैट द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन कुड ट्रिपल ड्यूरिंग 4081 कंपेयर्ड विद द करंट रेट। तो उसके बाद जो अभी रिसेंट स्टडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ मिकीगन ने, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, मतलब अनुमान लगाया है कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, मतलब जो ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है वो ट्रिपल हो जाएगा 2040 से लेके 31 तक, अगर हम लोग उसको अभी के रेट से कंपेयर करें। दिस इज़ अगेन एट्रीब्यूटेबल टू टेम्परेचर राइज। ये कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज़ इन क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स। और जो पानी चाहिए हमें क्रॉप उगोने में, उससे भी ये डिप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालेंगे उसके बाद। विथ सच लिमिटेड रिसोर्सेज बी इट ग्राउंड वाटर और एरेबल लैंड। तो इतने रिसोर्सेज में चाहे ग्राउंड वाटर हो या फिर एरेबल लैंड हो, एरेबल का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग कृषि कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड अवर फ्यूल शुड बी। तो हमें जो फूड प्रोडक्शन है उस पर हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि हमें उसको मतलब फ्यूल के लिए यूज़ करने के लिए हमें उसे यूज़ करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिर्फ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टू एबेट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एबेट का मतलब होता है रोकना। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे हार्डेस्ट है, मतलब उसको रोकना, क्योंकि हमें फूड प्रोड्यूस तो करना ही है, तो हम उसे रोक नहीं सकते। उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। चावल जो होते हैं जब वो हार्वेस्टिंग के टाइम, तो उस टाइम भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो उसे तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारी वो फूड की नीड को पूरी कर रहा है। So increasing greenhouse emissions from this sector for motor fuel production in order to decrease greenhouse emissions from the transport sector is an unnecessarily balancing loop that would achieve little net benefit। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस को एमिशन को इंक्रीज़ करना मोटर व्हीकल्स के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउसेस प्रोड्यूस होंगी बायोफ्यूल के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ ग्रीन हाउस एमिशन फ्रॉम दी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ताकि जो ग्रीन हाउस एमिशन है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वो कम हो और हम बायोफ्यूल यूज़ करें, मतलब एक के बदले दूसरा करना, ठीक है। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उसको बढ़ाना और बायोफ्यूल से कम करना, ये एक अननेसेसरी बैलेंसिंग लूप है जिससे हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया द एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी हैज़ बीन ए गुड स्ट्रैटेजी टू डील विद द सरप्लस शुगर प्रोडक्शन। इंडिया में जो एथनॉल ब्लेंडिंग है, मतलब एथनॉल जो हम लोग मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है जो हम लोग सरप्लस शुगर प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन करते हैं। Another good strategy to deal with the surplus sugar production would be to reduce surplus sugar cane cultivation। एक और स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, अगर हमें सरप्लस शुगर से, मतलब हम लोग जो एक्सेस में शुगर प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसे हमें कम करना है तो हम लोग हमारी जो शुगर केन कल्टीवेशन है, खेती बाड़ी है, उसे कम कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फार्मर इनकम इज़ ऑफन वेव्ड एज ए वाइट फ्लैग इन रिस्पॉन्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। मतलब वाइट फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोकने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो जो फार्मर्स की इनकम है उसको कम करना, ठीक है। मतलब इस आर्ग्यूमेंट के बदले में हमें ये बोला जाता है कि हम लोग जो है फार्मर की इनकम उससे कम करेंगे अगर हम लोग कम शुगर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बट शुगर कैन बीइंग ए
रीम्यूनरेटिव क्रॉप। रीम्यूनरेटिव का मतलब क्या होता है, जिससे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उसे बेचने पे। हैज़ मोर टू डू विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन दैन एनीथिंग एल्स। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है बाकी दूसरी चीज़ों से। दिस मीन्स दैट एनी अनअज्यूमिंग क्रॉप कुड बी मेड एज रिम्यूनरेटिव एज शुगर केन इफ़ सो डिज़ायर। तो किसी भी अनअज्यूमिंग क्रॉप को, मतलब जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसे हम रिम्यूनरेटिव बना सकते हैं, मतलब उसके लिए ज़्यादा पैसा पे कर सकती है गवर्नमेंट अगर वो चाहती है तो। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यूज़ एंड अदर वेस्ट। जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स होते हैं जैसे एथेनॉल हो गया, बायोडीज़ल हो गया, ये क्रॉप रेजिड्यू मतलब क्रॉप्स का जो वेस्ट रहता है, ठीक है, उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। विद लो वाटर एंड ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट, और इसमें वाटर भी कम लगता है और ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट भी कम लगता है। द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो बना था G20 समिट के दौरान इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक, इज़ एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल। उससे क्या होगा, जो ये अलायंस बना है, ग्रुप बना है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बायोफ्यूल की वो अच्छी होगी। इन एडिशन टू प्रमोटिंग एथेनॉल अपटेक, और ये प्रमोट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एथेनॉल यूज़ करें, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर ए हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया डेमोस्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन विद ग्लोबल कोऑपरेशन। तो एक हिस्टोरिक मूवमेंट है इंडिया के लिए, जिसमें वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है अपनी कमिटमेंट क्लाइमेट एक्शन को लेके विद ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब पूरी दुनिया की कंट्री के साथ मिलके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल बायोमास यूज़। बायोमास वही जो मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो प्लांट से, एनिमल के वेस्ट से मिलता है, उसी को बोलते हैं बायोमास, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसका हम लोग सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं सही तरीके से, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेफ़ रहे। द एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन बायो रिसोर्सेज विद इन ए नेट ज़ीरो एमिशन इकोनॉमी रिकमेंडेड दैट बायोमास शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर यूज़ इन सेक्टर्स वेयर देयर आर लिमिटेड लो कार्बनाइजेशन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। तो उस कमीशन ने ये बोला था कि हमें जो है बायोमास को यूज़ करना चाहिए उन इकनॉमीज़ में, उन सेक्टर्स में जहाँ पे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लो कार्बन अल्टरनेटिव्स नहीं है कि हम लोग लो कार्बन को यूज़ करें, वहाँ पे हमें बायोमास यूज़ करना चाहिए। लॉन्ग हॉल एविएशन एंड रोड फ्रेट सेगमेंट, मतलब एविएशन मतलब जो जहाज़ के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन, और जो रोड फ्रेट सेगमेंट है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े, वेयर इन कम्प्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन माइट टेक लॉन्गर टू अचीव, जिसमें हमें पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए टाइम लगेगा ऐसे व्हीकल्स को बनाने में, ठीक है। कुड मेक दी कट, और इसमें हम बायोमास यूज़ करके थोड़ा सा जो मतलब कार्बन है उसको कम कर सकते हैं। वेयर एज पेट्रोल व्हीकल्स, लेकिन जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं जिसमें हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक टारगेट की तरह यूज़ कर रहे हैं कि उसमें हम लोग एथेनॉल मिक्स करेंगे, विच वुड प्रोबेबली नॉट, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो शायद हमारी इतनी हेल्प नहीं करेगा। According to the International Energy Agency, to achieve net zero emission by 2050 globally, sustainable biofuel production need to be tripled by 2030 to fuel mode that have few other mitigation options। तो अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत अगर हमें नेट ज़ीरो मिशन का टारगेट पूरा करना है 2050 तक, तो हमें सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसको ट्रिपल करना पड़ेगा 2030 तक। अगर हमें टू फ्यूल मोड्स दैट हैव फ्यू मिटिगेशन ऑप्शन, मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। तो अगर हमें इस चीज़ को अचीव करना है जिसे हमें, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सस्टेनेबल जो है वो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ऑल्थो 1G ethanol, first generation ethanol, is unlikely to fit the bill, 2G ethanol could be counted as a sustainable fuel। जो फर्स्ट जनरेशन एथनॉल है वो शायद इतना फिट नहीं होगा, लेकिन जो 2G एथनॉल है, जो सेकंड जनरेशन है, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, स्पेशली इफ़ द प्रोडक्शन इज़ डिसेंट्रलाइज। अगर हम लोग प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, मतलब छोटे छोटे बागों में बांट देंगे, दैट इज़ क्रॉप रेजिड्यूज़ डू नॉट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड लार्जर डिस्टेंस, जो क्रॉप का जो कचरा है उसे हमें लंबे लंबे डिस्टेंस में ना देना पड़े टू ए सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बट दिस माइट अफेक्ट अचीविंग इकनॉमीज ऑफ स्केल फॉर द 2G प्लांट। लेकिन इससे इफेक्ट हो सकता है जो हम लोग इकनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना चाहते हैं। इकनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है, तो इससे हमें उस चीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। बैलेंसिंग इकनॉमीज ऑफ स्केल विद एनर्जी नीड्स ऑफ बायोमास कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेस इज़ ए मेजर चैलेंज। तो इकनॉमीज ऑफ स्केल को मैनेज करना, मतलब इकनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देना, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी
जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कैसे होगी? देखो, अगर पहले हम लोग 10 साबुन की मतलब 10 क्या बना रहे थे हम लोग, 10 अगर हम लोग पहले कॉफ़ी के पैकेट बना रहे थे, तो जो रॉ मटेरियल आता है कॉफ़ी के पैकेट बनाने में, अगर हम लोग वो 10 ही मंगवाएंगे, 10 पीस मंगवाएंगे जो रॉ मटेरियल आएगा, अगर हम उस लेकिन किराया उसका सेम ही पड़ेगा ना, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो अगर हम उसको 20 कर देंगे तब भी हमारा किराया उतना ही पड़ेगा, ठीक है, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। लेकिन उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 20 टिक्कियाँ मंगवा रहे हैं, किराया उतना ही दे रहे हैं, तो हमारा जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो अगर हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को मैनेज करना है, ठीक है, तो हमें जो बैलेंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद एनर्जी नीड्स ऑफ बायोमास कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, ये एक मेजर चैलेंज होगा कि अगर हम उसे रोकना चाहते हैं लंबे डिस्टेंस में भेजने के लिए। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस could help drive innovation and technology development in the establishing an efficient mass supply chain and smaller scale decentralized biofuel production unit। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वो इस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है। अचीविंग ट्रू सस्टेनेबिलिटी इज़ कम्प्लेक्स, मतलब ट्रू सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना ये मुश्किल होगा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल्स के मामले में। देयरफॉर एनी स्ट्रेटजी शुड बी केयरफुली एग्जामिन, तो कोई भी स्ट्रेटजी अगर हम बनाते हैं उसे हमें केयरफुली देखना पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज इकोसिस्टम टू अवॉइड अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, ताकि इसका कोई गलत प्रभाव ना बढ़े। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।